नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद पीएस के अगले वीडियो में। बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड करने के लिए क्षमा चाहता हूं और आज हम उस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ, 10 प्रश्न आने वाले हैं, 5 अंक है। ठीक है, 5 अंक के यहाँ से प्रश्न आएंगे और 10 प्रश्न आएंगे कुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महिला एवं बाल अपराध। देखिए दोस्तों, बड़ी बड़ी किताबें लाकर पढ़ने से, बड़ी बड़ी गहरी गहरी क्लासों में 2.5 घंटे की क्लासों में गोते लगाने से कोई मतलब नहीं है। जब राजस्थान पुलिस ने ये सिलेबस ऐड किया था तब उन्होंने नोटिफिकेशन डाला था कि इसका मटेरियल, इसका सिलेबस आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा। कुल 28 पेज का सिलेबस है और उसी से पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक है, ट्रस्टेड है और इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, यकीन करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को और सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम से। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज जो है दोस्तों, जहेज शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब होता है स्त्रीधन। जहेज से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी शब्द से हुई है और इसका मतलब होता है स्त्रीधन। अब ये लागू कब हुआ देश में? तो दोस्तों 21 जुलाई 1961 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम देश में लागू हुआ। अधिनियम वो होता है जिसको संसद बनाती है, यानी संसद सोचती है कि ये बहुत आवश्यक है, जिसको डाउरी एक्ट भी कहा जाता है। एक्ट संसद पास करती है, ध्यान रखिएगा। तो संसद पास करती है और अधिनियम बनाती है। अब संसद ने पास किया, लागू किया और देश में 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जम्मू कश्मीर जो भारत का पहले अलग अंग माना जाता था, जहां अलग संविधान, अलग अधिनियम चलते थे। अब आपसे पूछ सकते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम या आईपीसी की चर्चा करेंगे आगे, जम्मू कश्मीर में कब से लागू हुए? जब से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है, यानी उसको यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, तब से भारत सरकार द्वारा बनाए गए सारे अधिनियम, सारे कानून जम्मू कश्मीर में लागू होते हैं। कब से? 21 अक्टूबर 2019 से। याद रहेगा। चलिए, ये जो अधिनियम है इसकी कुछ प्रमुख धाराएं हैं। ऐसे तो बहुत सारी धाराएं हैं, इसके अंदर कुछ जो प्रमुख है, जो आपके सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारा 1 की। धारा 1 के अंदर इसका विवरण दे रखा है कि दहेज होता क्या है, क्या क्या चीज दहेज हो सकती है, इसके बारे में इसका नामकरण, इसका विवरण बता रखा है। इसके बाद धारा 2। धारा 2 में दोस्तों दहेज को परिभाषित किया है, यानी दहेज क्या होता है। दहेज मांगना यानी कोई संपत्ति या प्रतिभूति लेना, दहेज मांगना होता है, जहां धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। धारा 3, दहेज लेने या देने का अपराध। यानी ये पूछ सकते हैं कि दहेज लेने देने का अपराध कितना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 5 वर्ष या 15,000 रुपए जुर्माना। अब आपसे पूछ ले कि दहेज लेने देने का अपराध किस धारा में वर्णित है, तो याद रखिएगा धारा 3। इसी तरह से तो प्रश्न पूछेगा वो आपसे। इसके बाद धारा 4, दहेज की मांग के लिए जुर्माना। यानी इसमें विवरण किया हुआ है कि दहेज अगर आप मांग रहे हो, दहेज दिया नहीं है अभी, दहेज मांग रहे हो, और वो लड़की जिससे आप दहेज मांग रहे हो वो जाके थाने में कह दे कि वो मेरे से दहेज मांग रहे, तब भी आपके लिए जुर्माना लगेगा। उसके बाद धारा 4A। धारा 4A थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कई बार कि शादी के एवज करते हैं, शादी करते हैं लड़की से लड़के वाले, और देखते हैं कि आपने होरा जी के पास खूब जमीन है, खूब जायदाद है, खूब व्यवसाय है, इमो आपने पाती ले ला, इमो आपने हिस्सों ले ला। ठीक है, तो शादी के एवज में अगर वो व्यवसाय या संपत्ति के हिस्से का प्रस्ताव रखता है तो वो भी दहेज में माना जाएगा। आपसे उल्टा पूछेगा वो प्रश्न, कभी भी ध्यान रखना है। किसी भी प्रश्न को पढ़ो ना तो दोनों साइड से पढ़ना। अब वो इस तरह से पूछ लेगा, शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति के हिस्से का प्रस्ताव दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो याद रखिएगा धारा 4A। ए फॉर एप्पल वाला ए। धारा 6,
धारा 6 है दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है। यानी दहेज की बातचीत हो गई, लगने लग गया तो पुलिस वाले आ सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी शादी हो रही है उस लड़की के अलावा, यानी उस लड़की के नाम के अलावा कोई और व्यक्ति आ जाए बीच में कि नहीं मुझे तो अपना कहीं पर्सनल व्यवहार हो मांगता हूँ जो ले रहा, तो ऐसे केस में भी धारा 6 काम में आती है और धारा 6 जो है इसमें वर्णित है। इसके बाद दहेज प्रतिशत अधिकारी धारा 8B 8B या 8ख, धारा 8ख में वर्णित है दहेज प्रतिशत अधिकारी का वर्णन है या वर्णित है। इसके बाद धारा 10 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तियां, यानी आपसे पूछ सकता है कि राज्य सरकार या राजस्थान सरकार दहेज प्रतिशत अधिनियम की किस धारा के तहत नियम बनाने की शक्तियां रखती है, तो उसका आंसर है धारा 10। अब दोस्तों इसमें कुछ प्रमुख आईपीसी का प्रावधान भी दे रखा है। ये बिल्कुल ट्रस्टेड नॉलेज है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। 5 या 7 मिनट की क्लास होगी, एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब पूरा सेशन लेके आऊंगा महिला एवं बाल अपराध का, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जो भी वीडियो देख रहे हो आप सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। तो और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ आईपीसी आती है जो, और वही आईपीसी मैं आपको बताऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताने वाला, जो आपके सिलेबस में दी हुई है। सिलेबस मैं कहां से लाया हूं? मैं लाया हूं राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इसका वर्णन 1860 में भारत और पाकिस्तान जब एक थे तब वहां शुरू की गई थी, और उसके बाद इसमें वर्तमान में आईपीसी में 511 धाराएं हैं। अगर किसी में संशोधन लगता है तो 511 का जैसे पार्ट बना देंगे, 511A B इस तरह से, ठीक है। कुल मिला के 511 धाराएं हैं वर्तमान में, ठीक है। अब अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट बनती है कि कश्मीर में आईपीसी, जैसे अभी तो आईपीसी लागू हो गया 31 अक्टूबर के बाद से, आईपीसी से पहले कौन सा नियम चलता था? तो ध्यान रखना, कश्मीर में आईपीसी से पहले एक वहां चलती थी आरपीसी रणबीर पेनल कोड। यहाँ इंडियन पेनल कोड है, वहां रणबीर पेनल कोड चलता था, याद रखना। कश्मीर में आरपीसी चलता था। अब प्रमुख आईपीसी की बात कर लेते हैं। 498A या 498 क 498 क निर्ममता एवं दहेज के लिए उत्पीड़न, यानी सास ससुर द्वारा, पति द्वारा या घर के किसी सदस्य द्वारा, मामा जी मामी जी द्वारा, नाना जी नानी जी द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करना। और वो अगर लड़की या लेडीज जो थाने में चली जाए और कह दे मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, तब धारा लगेगी 498A। इसके बाद और इसकी सजा है 3 वर्ष। ऐसा काम करने वालों के लिए सजा कितनी है? 3 वर्ष। फिर उसके बाद दहेज प्रताड़ना से स्त्री की मृत्यु, यदि किसी स्त्री को रोज प्रताड़ित किया जा रहा है और दहेज प्रताड़ना से अगर स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो संविधान में इसका वर्णन है, और वर्णन के साथ साथ इसकी सजा भी दे रखी है। इसकी सजा है 7 वर्ष। और एक और आईपीसी बचती है 306 उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या। यदि कोई लेडीज दहेज प्रताड़ना के लिए, ये दहेज मांगने के लिए बार बार उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या अगर कर ले, बहुत बुरी बात है। दहेज मुझे मांगतापना लगता है, बिल्कुल कोई मांगता है तो, ठीक है, ये बंद होनी चाहिए, बहुत बड़ी कुप्रथा है। अगर वो आत्महत्या कर लेती है तो उसके लिए धारा 306 लगती है, ठीक है। सामने वाला इंसान अपनी जान का टुकड़ा आपको दे रहा है, फिर भी आप चंद सिक्कों के लिए उसके आगे हाथ फैलाओगे तो ये गलत होता है। दहेज बिल्कुल बैन होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। इसी तरह से YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा, पूरी सीरीज लेके आऊंगा। ये महिला अपराध शुरू में पढ़ा रहा हूँ, बाल अपराध भी साथ में शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।